पिछला जो लेक्चर था या पिछला वीडियो जो हम रिकॉर्ड किए थे उसमें हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर का। मैंने हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे रेस्ट एंड मोशन और उसमें बात किए पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो आप लोग को याद हो चुका है पोजीशन वेक्टर क्या है। उसमें आपको बताए थे कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से किसी बिंदु तक जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींचते हैं वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ जैसे देखिए, जैसे हम लोग बोले कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड और यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ओरिजिन से इस P तक जो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो वेक्टर OP है वो से लेकर के P तक, ये जो वेक्टर आपको OP दिख रहा है ये OP वेक्टर ही आपका पोजीशन वेक्टर है। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस तरह से पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग को जो पढ़ाना है इसमें उसका नाम है रेस्ट में किसको कहेंगे एंड मोशन में किसको कहेंगे। इस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट एंड मोशन की चर्चा हुई थी, तो इसमें आप लोग को ध्यान देने की बात है। इसको बंद कर दीजिए, तो पूरा खिड़की बंद कर दीजिए। और उसको बंद कर दो। आइए आप लोग रेस्ट एंड मोशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बोले भी थे, आप लोग को बताए थे, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए, कि हर एक आदमी महसूस करता है कि कौन रेस्ट में है एंड कौन मोशन में है। इसका फीलिंग सबको है, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो। ठीक है, सबको पता रहता है कि रेस्ट में कौन है एंड मोशन में क्या है। तो उसमें आपको बताए थे कि देखिए, आप सब लोग मान लो हमको देखे और आप लोग रिपोर्ट किए कि आप रेस्ट में हैं, तो इसमें क्या है, आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींचे हुए हैं। मतलब आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक आप एक जो है पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। और जब वो पोजीशन वेक्टर नहीं बदलता है तो आप लोग बोलते हैं कि रेस्ट में है, एंड जब पोजीशन वेक्टर बदलता है तो आप लोग बोलते हैं मोशन में है। बस इतनी ही सी बात है रेस्ट एंड मोशन में। ठीक है, और देखिए अपने आप में रेस्ट या अपने आप में मोशन का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई रेस्ट में है तो किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, या अगर कोई मोशन में भी है तो किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में है। अब वो दूसरा बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है इसकी चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग रेस्ट एंड मोशन डिफाइन ही करने जा रहे हैं। तो दूसरा रेस्ट में हो, अगर हम ऐसा बोल देंगे तो बिना रेस्ट डिफाइन किए हुए दूसरा रेस्ट में है ये कैसे बोलेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जस्ट ये समझें कि हमारे पास दो बॉडी है। मान लीजिए ऐसे एक बॉडी है, समझने के लिए एक बेसिक बात, एक बॉडी मान लीजिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर एक बॉडी आप समझिए कि आपका बॉडी ए है। बाद में इसको हम लोग पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे, पार्टिकल शब्द यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी बी है और ये बॉडी ए है। अब ए रेस्ट में है या मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में। ये हमको पता करना है, हमको बताना है कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है बी के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट आप ऐसे समझो कि ये बी से ए तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ड्रॉ कर दिए, क्या किए कि बी पर एक बिंदु मान लीजिए हम कंसीडर किए, बॉडी बी पे एक बिंदु ओ ले लिए। ठीक है, और यहीं पे हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेटअप कर दिया ऐसे दिस वे। ऐसे सेटअप कर दिए।
इस पे हम अपना x y एंड z सेटअप कर दिया। बॉडी बी पे एक बिंदु लेकर के, जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं, यहाँ पे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस x y z खड़ा कर दिए। अब जो है, और ये बॉडी ए जो है, इस पर कोई बिंदु हम P कंसीडर कर लिए, और फिर क्या किए कि वो से P तक ये वेक्टर R ड्रॉ किए। पोजीशन वेक्टर इसको आप लोग बोलते हैं, ये बात आप लोग को मालूम है कि R इज योर पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर R आपका OP है। अब आपको ध्यान देने की बात इसमें ये है कि यही R अगर समय के साथ साथ बदले तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी ए जो है मोशन में है बॉडी बी के रिस्पेक्ट में। यही अगर बदलने लगे तो बोलेंगे कि मोशन में। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी जो है यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से गया। तो अब देखते रहिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ था, यहाँ ऐसे। अब इस तरह से मान लीजिए ये इस तरह के रास्ते से होकर के यहाँ तक आया। बॉडी ए यहाँ था, देन बॉडी ए आया, बॉडी ए यहाँ आया। अब आप देखिए तो आप यहाँ से अगर आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पोजीशन वेक्टर तो बदल गया। पहले यहाँ था, अब ये देखिए इसका लेंथ बढ़ गया है, इसका डायरेक्शन भी चेंज कर गया, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया। फिर आप यहाँ से यहाँ गए, इस तरह से गए तो ये R बदला। तो जैसे जैसे ये जा रहा है, मान लीजिए बीच में कभी यहाँ रहा होगा, कभी यहाँ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के क्रम में, तो यहाँ से उस समय उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे रहा होगा। तो आप ये बताइए तो जब ये बॉडी यहाँ से शुरू कर करके ऐसे ऐसे अपना पोजीशन बदल रहा है, तो यहाँ से ये बॉडी बी पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेटअप किए हैं उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर हम R ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा R बदल रहा है कि नहीं? तो जब R बदलेगा तो हम क्या बोलेंगे? मोशन में। अब मान लीजिए R नहीं बदले तो क्या बोलेंगे? रेस्ट में। तो देखिए, अपने आप में रेस्ट का मतलब नहीं है, या अपने आप में मोशन का मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए एक रेस्ट या मोशन को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमको एक दूसरा बॉडी बी सोचना है। अब इस बॉडी बी के रेस्पेक्ट में एक के रेस्ट या मोशन का वर्णन करना है, बॉडी बी के रेस्पेक्ट में। तब बॉडी बी से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, बॉडी बी पे एक्स वाई जेड खड़ा करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेटअप करेंगे। एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम लोग पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए या कोऑर्डिनेट पता करने के लिए जो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस सेटअप करते हैं, उसी का नाम है निर्देशांक अक्ष। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से इस बॉडी के किसी बिंदु P तक एक वेक्टर R ड्रॉ किए। अब अगर ये R समय के साथ साथ बदलेगा तो बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है B के रेस्पेक्ट में। R नहीं बदलेगा तो बोलेंगे कि ये जो है रेस्ट में है B के रेस्पेक्ट में। समझ गया? यही बात है। यहाँ फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे देखिए। अब इसी को हम पार्टिकल के सेंस में बोलेंगे। बॉडी में समझने में थोड़ी परेशानी होती है, बड़ा बॉडी रहता है तो ये नहीं दिमाग में आता है कि भाई बॉडी का कौन पार्टिकल लें। कहीं ऐसा तो ना हो कि उस बॉडी का कोई एक बिंदु हो जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर फिक्स रहता हो, अब बाकी पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा हो, जैसा कि रोटेशनल मोशन वगैरह में आप लोग पढ़िएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पार्टिकल का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। क्योंकि बॉडी है तो उसमें असंख्य पार्टिकल्स की बात सोच सकते हैं, असंख्य बिंदु की बात सोच सकते हैं, तो उसको टेकअप करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर जस्ट कंसिडरिंग पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारा P है, दिस पार्टिकल इज P, और यहाँ पर जो है ये हमारा O है, ये बिंदु O है। इस बिंदु O पे हमारा निर्देशांक अक्ष सेटअप है, किया गया है।
ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ये ओ था, यहाँ पे ओ पे ही हम अपना एक्स वाई जेड सेटअप कर दिए, एक्स वाई जेड ले लिए, ये हमारा ओरिजिन है, ये निर्देशांक अक्ष एक्स वाई जेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है पार्टिकल ओ पे सेटअप है, वहीं पे हमारा ओरिजिन ओ भी है। अब यहाँ से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दिस में इसको बोलेंगे कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब सपोज करिए कि पार्टिकल यहाँ से जो है, यहाँ से पार्टिकल ये है पार्टिकल, और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है कि नहीं, आप बताइए तो। जैसे जैसे मान लीजिए कभी यहाँ आया होगा तो ये पोजीशन वेक्टर का मान ऐसे, फिर ये यहाँ गया ऐसे तो ये पोजीशन वेक्टर आपका ऐसे, फिर ये यहाँ गया ऐसे तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे। बोलिए, तो आप क्या दिख रहे हैं, यहाँ आर, मान लीजिए यहाँ दूसरा आर हो गया, ये आर बदल गया, इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, ये भी आर बदल गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में बदल गया, फिर यहाँ का आर आ गया, तब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, देन यहाँ पे पहुँचा, देन यहाँ पे पहुँचा, तब पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है। ये जो ओरिजिन से जो उसका वेक्टर आर ड्रॉ कर रहा है, वो वेक्टर आर बदल रहा है कि नहीं, जब बदल रहा है, तो जब बदलेगा तो ये पार्टिकल मोशन में कहा जाता है। और आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। आप सब लोग अपने अपने बॉडी पर एक ओरिजिन सेटअप करें, आप अपने अपने बॉडी पर एक ओरिजिन सेटअप करें, और वहाँ से मेरे शरीर तक एक वेक्टर आर ड्रॉ करें अपने ही बॉडी पर ओरिजिन लेकर के, और आर जब सेटअप कर रहे हैं और हम ऐसे, मेरा पोजीशन जब बदल रहा होगा तो आपका पोजीशन वेक्टर आर भी बदल रहा होगा, तब आप क्या बोलोगे कि आप मोशन में हैं। आर अगर नहीं बदल रहा है, फिक्स रहता है, टाइम तो आगे जा रहा है, मान लीजिए टाइम एडवांस कर रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि आपके शरीर से मेरे शरीर तक ड्रॉ किया गया पोजीशन वेक्टर अगर नहीं बदल रहा है, आप हमको क्या बोलते हो, रेस्ट में है। बदलता है तो आप बोलते हो मैं मोशन में है। तो सब पोजीशन वेक्टर का खेल है। दो बॉडी होंगे, एक बॉडी का पोजीशन वेक्टर दूसरे बॉडी से ड्रॉ होगा, या दो पार्टिकल होंगे, दो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दूसरे पार्टिकल से ड्रॉ किया जाएगा। इस पार्टिकल, जिस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करना होगा, जैसे ओ के रेस्पेक्ट में बात करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ पे रहेगा। अगर ओ की बात करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ पे रहेगा। और पी के मोशन की बात करनी है या रेस्ट की बात करनी है तो ओ से पी तक वेक्टर आर होगा। अब ये जो आर है, ये आप कहिएगा कि पी का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में है, या पी का पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में है, तो जब आपका आर बदलेगा then you will say that particle is in motion with respect to xyz frame xyz या पार्टिकल ओ। समझ गए कि नहीं, बदलेगा तब, नहीं बदलेगा तो आप कहेंगे रेस्ट में। ठीक है, तो आपको जो है ये देखिए इतना हो गया, आपको हम समझा दिए बात को। और यहाँ देखिए इसी को लिख दिया गया है आप लोग के सुविधा के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये हिंदी में लिखा हुआ एक नोट है, हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। ये लिखा गया है, इसमें बोला गया है, सुन लीजिए इस भाषा को एक बार पढ़ दे रहे हैं। बोला गया है कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है कि विराम या गति सापेक्षिक शब्द है। माने जब भी रेस्ट की बात होगी तो किसी बॉडी अन्य बॉडी के रेस्पेक्ट में, या अगर मोशन की भी बात होगी तो किसी अन्य बॉडी के रेस्पेक्ट में, दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में ही होगी। अपने आप में रेस्ट या अपने आप में मोशन का कोई बात नहीं है। अगर एक रेस्ट में है तो किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, अगर मोशन में है तो वो भी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। हो सकता है कि आप एक बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो एंड दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो। एक ही बॉडी किसी एक बॉडी के किसी दूसरे एक बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, और फिर तीसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। तो वही बोले हैं कि विराम या गति सापेक्षिक शब्द है। किसी पिंड या का अपने आप में गति या विराम का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी कण या पिंड की विराम या गति की स्थिति का वर्णन करना है तो इसके लिए दूसरे पिंड या कण की आवश्यकता होती है। लिखा गया है कि अब माना कि हमारे पास दो पिंड या कण, दोनों बात लिख दिए हैं, इट में बी ए बॉडी और इट में बी ए पार्टिकल। ठीक है कि नहीं, तो हम बोलते हैं अब माना कि हमारे पास दो पिंड ऑब्लिक कण ए एवं बी है। अब हम पिंड ए
पिंड या कण ए की गति या विराम की स्थिति का वर्णन पिंड या कण बी के सापेक्ष करना चाहते हैं। इसके लिए हम कण अब्लिक पिंड बी के किसी बिंदु ओ पर एक निर्देशांक अक्ष एक्स वाई जेड स्थापित करते हैं। फिर इस निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु ओ से पिंड ए के बिंदु पी तक एक स्थिति सदिश आर खींचते हैं। इस स्थिति सदिश को कण और पिंड ए का कण या पिंड बी के सापेक्ष स्थिति सदिश कहा जाता है। अब अगर समय के बदलाव के साथ कण या पिंड ए का कण या पिंड ए का कण या पिंड बी के सापेक्ष स्थिति सदिश आर बदलता है तो कण या पिंड ए को कण या पिंड बी के सापेक्ष गति में कहा जाता है। समझ गया कि नहीं? ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब इसका वही आपको समझाया जा चुका है, बाकी सब कुछ। एक इसमें बात को एक और बात पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये ओ है, ऐसे ओ है, ये मान लीजिए बॉडी बी पे स्थापित है और ये पी जो है बॉडी ए पे स्थापित है। ये जो वेक्टर आर ड्रॉ करिएगा, इस वेक्टर आर को बोलिएगा ये क्या है, क्या आर जो है ए का पोजीशन वेक्टर है बी के रेस्पेक्ट में। क्योंकि देखिए बी से ए तक ड्रॉ किया है, बी के एक बिंदु से ए के बिंदु तक ए वेक्टर आर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस आर को बोलेंगे कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है इसके रेस्पेक्ट में, उसका पोजीशन वेक्टर है इसके रेस्पेक्ट में। समझ गए? ये इंग्लिश में भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बोल दे रहे हैं, माने इफ पार्टिकल के टर्म में बात कर रहे हैं। If A and B are two particles and we want to describe the state of rest or a state of motion of particle A with respect to particle B. For this we set up a frame of reference x, y, z on particle B. Now we draw a position vector r from origin on this particle to the particle A. This position vector is position vector of A with respect to B. If this position vector r changes with passage of time, then A is said to be in motion with respect to B. And if this r doesn't change with passage of time, then A is said to be in rest with respect to B. इसको आप लिख लीजिएगा उसी तरह से। ये सब बात लिखी गई है, आप ये समझ गए हैं। यहाँ ये अब हम लोग बात करेंगे इसी में। अब मोशन जब शुरू हो गया तब पार्टिकल दूरी तय करेगा, पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात इसमें करेंगे। तो आप ये देखिए, इसको थोड़ा सा, ये तो यहाँ पर बनाया हुआ है लेकिन हम इसको फिर नया सिरा से बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को मज़ा आवे, इसको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए, हम लोग बात करने चल रहे हैं। अब मोशन की बात हो गई, पोजीशन वेक्टर बदलेगा, पार्टिकल मोशन में कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर नहीं बदलेगा, रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन जब मोशन में आ गया तो उसके बाद पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस की बात करनी है। एंड फिर हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। हम लोग को बात करना है ये दूरी, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी एवं विस्थापन। यह देखिए, ठीक है, एक पार्टिकल मोशन में है। ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है ऐसे, और ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे गया। ठीक है, कोई पार्टिकल है, मेरे पेन ये जो है ना, ये स्टाइलस जो है, इसका जो ये बिंदु है, मान लीजिए ये ओ है, तो ये जैसे जैसे गया है वैसे वैसे पाथ बना है कि नहीं, बोलिए ना। अगर ये बिंदु जो है, ये बिंदु बोर्ड पे मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे, अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो जैसे जैसे जा रहा है उसी के हिसाब से तो ये आपको ये वक्र इस पर डेवलप कर रहा है। बोलिए, जैसे जैसे गया उसके हिसाब से वक्र डेवलप किया कि नहीं। तो इसी को अगर हम पार्टिकल समझें तो इसका मोशन इस पाथ के अलग हुआ है,
इसी को हम एक पार्टिकल समझे, तो इस पार्टिकल का मोशन इस पाथ के अलॉन्ग हुआ है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द पाथ। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा ये बुझिए, यहाँ से शुरू करके अगर यहाँ पे मान रहे हैं, ये हमारा पाथ हो गया, ये हमारा पाथ है। बोलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो ये जो हमारा जो पाथ दिख रहा है यहाँ पे, ये पाथ आपके सामने है। अब इसमें हम क्या किए कि एक यहाँ पर कोई अपना रेफरेंस पॉइंट रखे हुए हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ये सुविधा के लिए हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पे बना लिए ऐसे दिस में, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यहीं पर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस खड़ा रहेगा, इस पर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेटअप करेंगे। XYZ खड़ा कर लिए, ये ओरिजिन यहाँ पे है मेरा, यहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं, कि थोड़ा छोटा बना ले रहे हैं। सुविधा के लिए इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। ये ऐसे है, ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था ऐसे दिस वन, और यहाँ से हम बात किए तो ये आपका बाद वाला बिंदु का हो गया। ये मान लीजिए ये बिंदु P था, यहाँ पर पार्टिकल बिंदु P का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए कोऑर्डिनेट उसका x1 y1 एंड z1 है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है आपका AR1 है। फिर जब ये यहाँ पर पहुँचा, Q बिंदु पर पहुँचा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 एंड z2, और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा R2 है, दिस पे ये R2 हो गया। ये जो है पार्टिकल का, ऐसे जो पार्टिकल गया है, ये पार्टिकल का पाथ है, इसी रास्ते से होकर के पार्टिकल गया है, दिस इज द पाथ, ठीक है, पाथ हो गया। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, और ये बदल रहा है कि नहीं, देखिए तो आप गौर करके देखिए तो, अगर यहाँ से हम सोचें तो ये पोजीशन वेक्टर आपका यहाँ था, अब ये पार्टिकल अगर मूव किया है, ऐसे मूव किया है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे 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 जा रहा है पार्टिकल, आप देखिए तो ये पार्टिकल अगर इस पथ पे ऐसे ऐसे अगर मोशन कर रहा है, तो आप देखिए तो अगर ये पथ पे ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो आपका आर पल पल बदलते हुए दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिखा, ये मोशन किया तो आर बदलते गया कि नहीं, अभी अभी आप देखें ये आपका बदल रहा है, बोलिए, तो आपका बदला, आर बदला तो मोशन में है। अब इसमें डिस्टेंस की बात उठेगी, व्हाट इज डिस्टेंस, तो अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे डिस्टेंस लिखेंगे, तो इसका डिफिनेशन में क्या होगा कि दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। यहाँ पी बिंदु पर पार्टिकल मान लीजिए T1 पे है, T1 पे, और यही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है बाद के किसी टाइम T2 पे, तो T1 टाइप में बिंदु P पे है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है और कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और T2 टाइम पर पार्टिकल पहुंचा बिंदु Q पे, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, पोजीशन वेक्टर R2 है, और ये पार्टिकल का पाथ है। तब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो एक जो रास्ता तय किया उस रास्ते की एक लंबाई होगी, वही पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी होगी। पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो ये रास्ते की लंबाई है, पार्टिकल के द्वारा तय किए गए पथ का जो लेंथ है वही क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। एक मिनट, ये पाथ हो गया, हिंदी में इसको बोलेंगे पथ। इसी का लेंथ, इस लेंथ के लिए हम सिंबल लिखेंगे डेल्टा एस। अब देखो इसको समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस पथ को समझने के लिए, इसका लेंथ नापने के लिए आपको एक सिंपल तरीका अपने दिमाग में डालिए कि ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको कैसे नापेंगे,
तो ये थियोरेटिकली समझने के लिए कि मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग लीजिए, एक धागा लीजिए स्ट्रिंग, इस धागा के एक छोर को यहाँ पर रख दीजिए बिंदु P पे, और जैसे जैसे पाथ इसका है, जिस रास्ते से होकर के जैसे 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 पार्टिकल Q तक गया है, उस धागा को इस पाथ पे वैसे वैसे स्ट्रेच कर दीजिए, इस पर फैला दीजिए, जैसे जैसे है वैसे वैसे उस पर ले कर दीजिए, उस पर मतलब जैसे जैसे है उस पर बिछा दीजिए। ठीक है, एक्सेस धागा को यहाँ से काट के हटा दीजिए, माने वो धागा कैसे कैसे है, तो जैसे जैसे रास्ता है वैसे 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 आप इस पर उस धागा को बिछा दिए, एक्सेस धागा को काट के इधर से भी फेंक दीजिए, फिर उस धागा को उठा करके सीधा कर करके और उसकी लंबाई को नाप लीजिए, वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी। तो कोई पूछेगा डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलिएगा सिंपली इट इज पाथ लेंथ। एक इंटरवल ऑफ टाइम में बात होगा, ये क्या है, इट इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितना है, डेल्टा एस है। तो किसी इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल के द्वारा जो पाथ लेंथ पार्टिकल का जो होता है, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल जिस रास्ते से होकर के जाता है, उस पाथ का जो लेंथ होता है वही उसका डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कोई पूछेगा देन दिस डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं, ये डिस्टेंस का ये डिस्टेंस क्या है, तो कहिएगा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कोई इंटरवल ऑफ टाइम दिया रहेगा, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, in a given interval of time, the length of path covered by a particle is defined as the distance in a given interval of time, the length of path covered by a particle is defined as the distance traveled by the particle. By a particle is defined as the distance traveled by the particle. In a given interval of time, the length of path covered by a particle is defined as the distance traveled by the particle. पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी उसको बोलेंगे। समझ गया कि नहीं, क्या बोलेंगे, पार्टिकल के द्वारा तय किया गया दूरी बोलेंगे। The length of path covered by a particle is defined as the distance traveled by the particle. तो सीधे लिख लीजिए, a distance is simply path length. डिस्टेंस इज सिंपली पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को हम लोग डेल्टा एस से शुरू करेंगे, और ये इंटरवल में एक खास इंटरवल में डिफाइन होगा कि इतना इंटरवल में इतना डिस्टेंस। इंटरवल ऑफ टाइम बदल जाएगा तो हो सकता है कि पार्टिकल के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बदल जाए। समझे कि नहीं, तो जब भी डिस्टेंस की भी बात उठेगी तो उसके लिए तो मोशन होगा पहले, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी बदलेगा। एक जगह से दूसरे जगह तक मान लीजिए पार्टिकल जा रहा है, तो पार्टिकल के द्वारा एक रास्ता कवर किया जाएगा, एंड उस रास्ते की जो लंबाई होगी, उस रास्ते की लंबाई को ही उस समय अंतराल में पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी कहेंगे। समझ गए, तरीका बता ही दिए हैं। शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक जैसे जैसे रास्ता है वैसे वैसे उस पर धागा बिछा दिया। हम लोग जस्ट इमेजिन करेंगे, इस तरह सोचेंगे कि जैसे जैसे रास्ता है वैसे वैसे उस पर हम धागा को बिछा दिए, एक्सेस धागा को काट के फेंक दिए, फिर उस जो टेढ़ा मेढ़ा जो धागा था उसको सीधा कर करके नाप लिए, तो उसका जो लेंथ होगा वहीं उस टेढ़े मेढ़े रास्ते की लंबाई होगी, और वहीं उस समय अंतराल में पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी होगी। समझ गया, तो एक बात ये हो गई। अगला बात इसमें समझिए, डिस्प्लेसमेंट की बात उठेगी। तो देखिए किसी समय अंतराल में डिस्प्लेसमेंट कैसे परिभाषित है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है,
अब पार्टिकल के फाइनल पोजीशन क्या है, हम लोग केवल इस पे फोकस करते हैं। रास्ता में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन में। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल का इनिशियल बिंदु ये मान लीजिए P है, ये टाइम t1 पे पार्टिकल यहाँ है, यहीं से कहानी का शुरुआत हो रहा है और पार्टिकल इस रास्ते से हो करके यहाँ तक पहुँचा। ये पार्टिकल के फाइनल पोजीशन है दिए गए इंटरवल में, यहाँ t1 टाइम पे है, यहाँ t2 टाइम पे है। अब जब कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो उस समय हम रास्ता में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन। अब इसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये इनिशियल बिंदु है, तो यहाँ से इसके फाइनल पोजीशन तक हम एक ऐसे डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ कर दिए। इसका कलर बदल दे रहे हैं ताकि आपको कुछ समझ में आवे। ये मान लीजिए ऐसे है, इसको या रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है ऐसे। तो ये हमारा ये वेक्टर, ये यहाँ से ये इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक ये ड्रॉ किया गया हमारा वेक्टर हो गया ये वेक्टर पी क्यू। जस्ट इनिशियल बिंदु को देखें एंड फाइनल बिंदु को देखें, रास्ता पर ध्यान मेरा नहीं है, मेरा ध्यान है इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु तक। तो इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींचेंगे वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही डिस्प्लेसमेंट। माने किसी पार्टिकल का किसी दिए गए इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये आपको पता करना है तो उसके इनिशियल पोजीशन से उसके फाइनल पोजीशन तक आपको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ अगर इसमें हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, सो देखिए ये जस्ट सोचिए उसी फिगर को आप समझिए से, तो लिखिएगा ए डायरेक्टेड लाइन, ए डायरेक्टेड, चाहे ए के बजाय लिखिए द लिखिए, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट drawn from initial position to the final position the directed line segment drawn from initial position to the final position of the particle in an interval of time, in an interval of time, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में ही इसकी बात हम करेंगे। in an interval of time is defined as displacement, is defined as displacement of the particle। ठीक है, क्या बोले, a directed line segment drawn from initial position to the final position of the particle in an interval of time is defined as displacement of the particle, is defined as the displacement of the particle in that interval of time। ये भी लिख लीजिए, in that interval of time, in that interval of time। आप यहाँ देखिए ए है आपका, ए ऐसे, समझ गया,
इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक खींचा गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये समझ गया यहाँ पे इतना। इसको हम फिर यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ऐसे देखिए, ये ऐसे ना था, मान लीजिए ऐसे था, यहाँ पे हमारा था ऐसे, जस्ट उसी को पेज में यहाँ पर ला करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो रेस्ट एंड मोशन का कोई मतलब ही नहीं है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ही, क्योंकि अपने आप में रेस्ट या अपने आप में मोशन की बात नहीं है। मोशन है तो किसी के रेस्पेक्ट में ही है, तो इस वो के रेस्पेक्ट में हम सारा बात का चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा ऐसे इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर R1 बोले हैं। उसके बाद हम यहाँ से ले करके इसको हम बोल रहे हैं ऐसे, ऐसे समझिए, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टाइम t1 पे है, यहाँ पर टाइम t2 पे है, ये उसके द्वारा उसका पाथ है, यही ना है। अब देखिए बाई दी वे एक ऐसा हम कल्पना करें कि अगर इस बिंदु से शुरू करके और इस रास्ते से हो करके भी इस बिंदु तक आया हुआ होता तो अभी डिस्प्लेसमेंट सेम होता। अगर ऐसे शुरू करके मान लीजिए पार्टिकल ऐसे शुरू कर करके इस रास्ते से यहाँ तक आया हुआ रहता, ये पाथ होता, तो अभी डिस्प्लेसमेंट सेम होता। मान लीजिए सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है कि नहीं। यहीं से शुरू करके एंड यहीं तक कहानी खत्म हो रही है, पाथ डिफरेंट है, लेकिन सभी पाथ का इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु अगर सेम है तो सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर पाथ सेम है तो सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपको समझना है। डिस्प्लेसमेंट की बात पूछेगी तो इसमें पाथ मैटर नहीं करता है, ये पाथ मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो है इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु। अब ये मान लीजिए इसी को हम बोले हुए हैं क्या, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ये बिंदु मेरा P है, ये बिंदु जो है मेरा ये Q है, ऐसे है Q है। तो आप इस फिगर से देखिए तो एक ट्रायंगल आपको बना कि नहीं। यहाँ तो आप फिगर देख लिए, यहाँ आप ऐसे देखिए, यहाँ इसको देख लीजिए ऐसे। इसमें हम लोग क्या किए कि फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ देखिए फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, इस OPQ से अगर बात करें तो आप देखिए तो ये OP वेक्टर O से P तक, आप प्लस इसके हेड से है आपका ये PQ वेक्टर। तो OP वेक्टर अब प्लस PQ वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ये OQ वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, ये OP वेक्टर OP अब प्लस ये क्या हो जाएगा PQ बराबर कितना हो जाएगा OQ। तो ये OP कितना है, दिस इज योर R1 प्लस ये PQ हो गया। अब फिर ये OQ कितना हो गया, OQ ये हो गया आपका R2। तो ये अगर आप यहाँ से PQ लिखिएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। PQ ही आपका ये वेक्टर जो PQ आपको जो दिख रहा है P से लेकर के Q तक, ये जो वेक्टर PQ है, ये वेक्टर PQ ही डिस्प्लेसमेंट है। तो PQ कितना के बराबर है, R2 माइनस R1 के बराबर है। तो आप यहाँ से अगर PQ लिखिएगा तो अब देखिए तो क्या करिएगा, ये PQ वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट है ये कितना के बराबर है, बाद वाला में से शुरू वाला पोजीशन वेक्टर को घटा रहे हैं। तो R2 में से R1 को घटाइएगा तो आप इसको डेल्टा R लिख सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, PQ ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर आ गया डेल्टा R के, और ये डेल्टा R क्या है,
चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का चेंज, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ऐसे आप यहां से लिखिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट बराबर डेल्टा आर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिखिएगा। अच्छा, अब जहां तक आपकी जानकारी है कि अगर कोऑर्डिनेट मालूम हो तो आराम से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। आपको यह नियम तो याद होगा कि अगर कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड तो आर बराबर होता है एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, याद है ना। तो अगर ये इनिशियल बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 हो, ये फाइनल बिंदु जो है यहाँ ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 हो, ऐसे हो। तो आप क्या लिखिएगा, आप यहाँ से अगर लिखना चाहिएगा तो ये r बराबर है इतना, तो आप R2 कितना लिख लीजिएगा। अगर R2 लिखिएगा तो हो जाएगा x2y प्लस y2j प्लस Z2 के हो जाएगा। अगर आप R1 लिखिएगा तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस Z1 के हो जाएगा। तो जब अपना डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर लिखना चाहिएगा, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर R2 माइनस R1 है, ये लिखिएगा x2i प्लस y2j प्लस Z2 के, ये इतना, ये R2 की जगह पे हो जाएगा, माइनस R1 की जगह पे हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस Z1 के, ये इतना हो जाएगा। अब जब ये टर्म बाई टर्म आप घटा लीजिए, आई वाला के एक साथ, जे वाला के एक साथ, के वाला के एक साथ, इतना बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस Z2 माइनस Z1 के, ये इतना हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा और बढ़ा लें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आर बराबर x2 घटाओ x1 को आप लिख सकते हैं डेल्टा x, तो डेल्टा एक्स आई, ये y2 घटाओ y1 को लिख सकते हैं चेंज इन y डेल्टा y जे, इसको क्या लिख सकते हैं चेंज इन z, तो डेल्टा z के लिख सकते हैं, ये इतना, एक एक टर्म है ये इतना, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डेल्टा आर का अगर मैग्नीट्यूड लिखिएगा ये हो जाएगा आपका रूट अंडर ये डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ये डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल्टा जेड स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर डेल्टा आर का डायरेक्शन बताना हो तो उस दिशा में एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिएगा यूनिट वेक्टर डेल्टा आर का दिशा में बराबर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आर वेक्टर अब बटा डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको आप लिख दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। यहाँ से डेल्टा आर तो आप लिखे ही हैं यहाँ पे, ये डेल्टा आर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको रख दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए, तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा डेल्टा आर में। और इस तरह से आप उस डेल्टा आर का डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर से उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये आपका सिचुएशन हो गया। आप यहाँ देख लीजिए जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात उठेगी तो इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक खींचा गया निर्देशित रेखाखंड है, इसमें रास्ता से मतलब नहीं है, प्रारंभिक बिंदु एंड इनिशियल बिंदु से मतलब है। और यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्टेड लाइन होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ है यहाँ पे, जो आपका एक्चुअल पाथ है वो आपको दिख रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल पाथ, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ, ये आपको दिखेगा। आई होप आप लोग बात को समझ चुके हैं। देख लीजिए सिस्टमेटिक ढंग में नीचे से ऊपर तक, ये इतना। एक काम करते हैं हम लोग, क्या हो गया,
क्या आ गया? ये देख लीजिए आपका सिस्टमेटिक ढंग से हो गया। ये आपका ऐसे, ये बाकी यहाँ पे हम लोग चर्चा कौन सी का इसमें कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर। ये आपको नोट्स लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर चर्चा हुई है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, पीछे से भी इस पे बात होते आई है, समझ गए कि नहीं? ये एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक बार लिखा भी गया है यहाँ पे, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये लिखा गया है, ये तो हम आपको अभी लिखे हैं। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पहले से लिखा हुआ नोट है, आप इसको देख सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, अगर आपको ज़रूरत हो। जो लोग इंग्लिश के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये नोट बहुत डिटेल में है यहाँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देख लो, ये डिस्टेंस इंग्लिश में, देन हिंदी में, फिर डिस्प्लेसमेंट। फिगर वही है, आप सब समझ रहे हैं। देख लीजिए इसको, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। अगर हिंदी में भी आप इसको देखें, यहाँ पे ये बात आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ऐसे देखिए, ये हिंदी इंग्लिश में विस्थापन वगैरह डिटेल में लिखा गया है। आई होप आप लोग बात को समझ रहे हैं। और इधर फिर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे इस प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तत्काल ये आपके लिए लिखा हुआ कंटेंट है, ये आपको, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर थ्योरी हो चुका है, केवल प्रॉब्लम बाकी है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे। ओके।